नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनसे आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और हर बार हमसे नया प्रश्न पूछा जाता है। इस नाते ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बिल्कुल बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा के नजरिए से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद प्रस्तावना से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रस्तावना में जो कुल मेरे हिसाब से 11 महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों को बिल्कुल बारीकी से आपके सामने रखने की कोशिश की है। प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना क्या है? तो किसी भी देश के संविधान का वह पहला कथन जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। यानी कि यदि आप प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देखने से तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जिसमें पहला है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, दूसरा संविधान का विस्तार कहां तक होगा, और तीसरी जो बात है वो ये है कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। इन तीनों बातों का उल्लेख ये दस्तावेज करता है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इस उद्देश्य प्रस्ताव को उस दिन स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान सभा में एम.आर. जयकर, अंबेडकर जैसे लोग थे और वे चाहते थे कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इस संविधान सभा में शामिल नहीं हो जाती तब तक हमें ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि फिर इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है और प्रस्तावना को संपूर्ण भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। अब आगे आप यहां पे प्रस्तावना को जरा देख लीजिए। इस प्रस्तावना को देखने से इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि संविधान के आधारभूत संरचना मानी जाती है और यही शब्द हमारे लिए समझना, जानना, उनको बिल्कुल बारीकी से जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें आप देखेंगे कि पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, दूसरा जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अंत में संविधान के लागू होने की तिथि। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो शब्द है, आप देखेंगे कि संविधान को जब आप देखेंगे तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब होता है कि हम भारत के लोग जैसे शब्दों से यह बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान का सोर्स क्या है और भारतीय संविधान में जो सबसे प्रमुख है वे कौन है और इस देश में जो सर्वोच्च सत्ता है वे कौन है। इन सभी बातों का उल्लेख ये भारत की संविधान की प्रस्तावना करता है और प्रस्तावना ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है वो जनता है और जनता ही सर्वोच्च है, यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है। इसके बाद जो शब्द आता है वो आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होने के बाद आपको पता होगा कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित नहीं रह जाता है और वह पूर्ण रूप से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हो जाता है और कानूनी दृष्टि से न तो उसके ऊपर कोई आंतरिक शक्ति और न ही कोई बाहरी शक्ति का प्रतिबंध होता है। इस हिसाब से भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन जाता है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत अपनी स्वेच्छा से लेता है और इसका मतलब होता है कि यह जो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता होती है यह पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र स्वैच्छिक संगठन होता है और उसमें शामिल सभी राष्ट्र
पूरी स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न होते हैं पूरी तरह से। और भारत ने यह सदस्यता अपनी इच्छा से ली थी। आपको पता होगा कि 1949 में, और भारत जब चाहे तब इस सदस्यता को त्याग सकता है। इसके बाद जो तीसरा शब्द है वो है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब होता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होना, यानी कि इस देश में जो भी संपत्ति है उन सभी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार होगा और सरकार सभी को एक समान इन संपत्तियों का वितरण करेगी। किसी भी तरह से कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी, उसे ही हम समाजवादी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 1991 में जब हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जब हम अपनाते हैं, तो तब ये जो शब्द है थोड़ा सा अप्रासंगिक हो जाता है आज के समय में, क्योंकि समाजवादी शब्द का क्या मतलब है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होना। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस नाते ये शब्द थोड़ा सा आज के समय में अप्रासंगिक हो जाता है। आगे जो शब्द है चौथा, वे है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। देखिए, अमूमन हम इन दोनों को एक मान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही है, पर ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो वहीं पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सभी धर्मों को एक समान देखेगा। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, कहीं धर्मनिरपेक्ष आप समझ करके और परीक्षा में यदि सवाल दे तो आप धर्मनिरपेक्ष न मार दीजिएगा। आगे जो शब्द है, पांचवा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्रात्मक कहलाता है। और लोकतंत्र जो होता है वे दो तरह का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि शासन में जनता डायरेक्ट भागीदारी होती है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसमें जनता अहम रूप से अपनी भूमिका निभाती है। तो वहीं आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि यहां पे जनता भागीदारी नहीं होती है शासन में, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में भागीदार होते हैं। इस हिसाब से भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि आप देखेंगे कि जनता भागीदारी नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में भागीदार हैं। इस नाते भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। इसके बाद जो शब्द है वो है, छठवां जो शब्द है वो है गणराज्य। और गणराज्य का मतलब होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसका निर्वाचन होता है, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। आपको पता होगा कि भारत एक गणराज्य है, और इस बात का उल्लेख, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को जब आप देखेंगे तो आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत एक गणराज्य है। और भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो है राष्ट्रपति साहब, और राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए, भारत जो है ये गणतांत्रिक राज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को देश के पहले सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन होता है, और 26 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना कार्यभार संभालते हैं। इस नाते 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतांत्रिक राज्य बन जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शब्द आता है वो है न्याय। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, और आप तीनों प्रकारों को बिल्कुल इसी क्रम में आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय जो है इनका सही क्रम है। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इस तरह से दिया हुआ था ऑप्शन, लेकिन इसका सही क्रम होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए अब आज इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनमें जो चीजें कॉमन है उनसे जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो न्याय है ये न केवल प्रस्तावना में बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद
38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शब्द आता है वो है स्वतंत्रता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें आप देखेंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अब कई बार परीक्षा में इनका भी क्रम पूछा है, तो आप इसी क्रम में इन स्वतंत्रताओं को याद रखें: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और ये जो स्वतंत्रता है, ये न केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, बल्कि इसमें से जो एक स्वतंत्रता है जो कि दूसरे नंबर पर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद शब्द आता है वो है समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, जिसमें पहला है अवसर और दूसरा है प्रतिष्ठा। इसी क्रम में आप इसे याद रखें। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि ये जो समानता है, ये न केवल प्रस्तावना में बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में भी समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। इसके बाद जो शब्द है वो है एकता और अखंडता। तो यहां पे एकता और अखंडता का मतलब है कि इस शब्द को आपको पता होगा कि ये जो शब्द है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे कि संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार का संशोधन किया गया है, अभी कितना संशोधन किया गया है और कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये जो अनुच्छेद 19 के आधार पर राज्य को नागरिकों की जो स्वतंत्रता प्राप्त है, यदि देश की अखंडता को यदि खतरा महसूस होता है तो उस आधार पर इस स्वतंत्रता का निर्बंधन किया जा सकता है। इस नाते ये जो शब्द है एकता और अखंडता, इस नजरिए से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और देश की एकता और अखंडता के लिए आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन मौलिक अधिकारों पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके बाद जो शब्द है वो है बंधुत्व। और बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। और ये जो शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जिसमें फ्रांस के क्रांति के ये नारे रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखिए, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। और हमारे देश में ये संस्कृति रही है कि हमने भाईचारे के बढ़ावा को, भाईचारे की जो भावना है, इसको बढ़ावा दिया है। आप देखेंगे कि हमारे घर में कोई भी आता है और या फिर जब हम मिलते हैं तो एक भाईचारे की जो भावना है उसको हम बढ़ावा देते हैं। और यदि कोई हमारे घर में आता है तो कहते हैं अतिथि देवो भव। इस तरह से हम उसका सम्मान करते हैं और भाईचारे की भावना का हम बढ़ावा करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बंधुत्व शब्द है, ये न केवल प्रस्तावना में बल्कि मूल कर्तव्य भाग 4A में, दोनों में इस बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो अंत में आप देखेंगे कि संविधान के लागू होने की तिथि है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस बात का भी उल्लेख प्रस्तावना में है। और यहाँ पे अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब है लागू करना और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। इस बात का भी उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को आंशिक रूप से लागू किया। और आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है कि उस दिन हमने कुल 16 अनुच्छेद के साथ भारतीय संविधान को लागू किया। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 394 में उल्लेख है। और बाकी का जो संविधान है वे 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इस बात का भी उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 करता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं। इसमें पहला वाद है बेरुवाड़ी वाद 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद दूसरा जो वाद है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वाद है वो है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। और आपको पता होगा कि ये जो वाद है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो वाद है ये 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इसमें कुल ये 13 न्यायाधीशों की पीठ होती है, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो AK सीकरी होते हैं। और इस वाद में ये कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। इसके बाद जो वाद है वो है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का ये वाद है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। और ये जो SR बोम्मई होते हैं ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते हैं और इनको जो है संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इनके सरकार को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी नाते ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहती है कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार संशोधन किया गया है और वे संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इस संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने 3 शब्द जोड़े हैं। पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अब देखिए, प्रस्तावना को लेकर के कुछ स्टेटमेंट भी हैं, जिसमें पहला आते हैं ठाकुर भार्गव दास और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और आत्मा के साथ साथ प्रस्तावना संविधान का आभूषण भी है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और KM मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अब आपके मन में प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बचा होगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।